गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट उत्प्रेरक। आप जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्प्रेरक होते क्या है और उनकी गुणधर्म क्या क्या है। हमने पढ़ रखा है कोई भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया करानी है या कोई भी अभिक्रिया होनी है, उसके लिए हमें 3 तथ्यों पर ध्यान देते हैं। पहला है कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। किसी भी अभिक्रिया के लिए हम 3 तथ्यों पर ध्यान देते हैं। पहला तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। दूसरा हम बात करें किस वेग से होगी, यानी कि गति क्या होगी इसकी उस समय जब यह अभिक्रिया होगी। और तीसरी हम बात कर रहे हैं कि कब तक होगी अभिक्रिया, कब तक होगी, उसकी चर्चा करेंगे। देखो, ये अभिक्रिया हो रही है A+B, क्या ये संभव है या नहीं है, यानी अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। पहले तथ्य पर चलते हैं और इसके अनुसार हम देखेंगे उष्मागतिकी के अनुसार देखेंगे अभिक्रिया होगी या नहीं। उष्मागतिकी का हमने पढ़ा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, जिसमें क्या कहता है, डेल जी का मान अगर नेगेटिव आता है तो अभिक्रिया होगी, यानी कि वो प्रक्रम होगा, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा, यानी अभिक्रिया होने लग जाएगी। अगर डेल जी का मान क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो यह प्रक्रम होगा अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। ठीक है, तो अगर माना इस अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज एक अभिक्रिया ये वाली भी है, इसमें अगर डेल जी का मान नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो क्या होता, यह अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, यानी यह ऐसा होता प्रवर्तित वाली होगी। अब हम इन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, किसी ऐसे बाह्य पदार्थ का उपयोग करते हैं जो क्या करेगा, इनकी गति को बढ़ाएगा। हम ले रहे कोई बाह्य पदार्थ उत्प्रेरक जो इनकी गति को बढ़ाता है। देखो, हमने हमारा दूसरा बिंदु था किस वेग से होगी। जो ये अभिक्रिया हो रही है, प्रथम अभिक्रिया, उसका वेग कुछ ना कुछ तो वेग होगा ही। तो इस वेग को अगर आपको कम करना है या ज्यादा करना है, प्रभावित करना है वेग को, तो हमें बाह्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। वो होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, वेग को प्रभावित करता है, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। माना ये अभी उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। सामान्यतः जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। ठीक है, पहले मानो कि इस उत्प्रेरक से पहले ये 10 मिनट में होती थी, अब ये कितने हो गए, 10 सेकंड में होने लगी। ठीक है, तो उत्प्रेरक ने क्या किया, गति को बढ़ा दिया। ठीक है, उत्प्रेरक की गति, उत्प्रेरक क्या करता है, गति को प्रभावित कर देता है। अब हम इस उत्प्रेरक को इस अभिक्रिया में भी लेते हैं। अगर उत्प्रेरक ये प्रारंभ में ये अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान था पॉजिटिव, यानी कि अभिक्रिया संभव नहीं है। अगर हम उत्प्रेरक ले लें तो क्या होगा, क्या यह अभिक्रिया होने लग जाएगी क्या, नहीं। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, सिर्फ अभिक्रिया की गति को ही बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया हो ही नहीं रही, शुरुआत ही नहीं हुई उस अभिक्रिया की, तो उत्प्रेरक वहां पर कुछ भी भूमिका नहीं दर्शाएगा। यहाँ पर उत्प्रेरक इस अभिक्रिया को प्रारंभ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक कोई रोल नहीं है, सिर्फ उत्प्रेरक उन्हीं अभिक्रियाओं में भाग लेता है जो स्वतः प्रवर्तित होती है, जिन अभिक्रियाओं के डेल जी का मान क्या हो, नेगेटिव।
तभी उत्प्रेरक कार्य करता है और यह अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो हमने पहला जो इसके उत्प्रेरक की बात जानी वो है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है मगर किसी अभिक्रिया का आरंभन नहीं कर सकता। कोई अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी उत्प्रेरक के लिए साथ। ठीक है, तो हमने देखा कि कोई भी अभिक्रिया तभी होगी जब Lg का मान नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो और उत्प्रेरक डाल दे तब भी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। तो हमने पहला जो गुण पढ़ा हमने वो है उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। ठीक है, मगर कुछ अपवाद है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया का आरंभन कर देता है, प्रारंभ कर देता है। कुछ अपवाद की बात करें जैसे HCl उसका निर्माण जब होता है, HCl का निर्माण होता है तो उस दौरान कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पे इस अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, यानी कि प्रारंभ में यह अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, मगर आपने क्या करा, उत्प्रेरक ले लिया, जैसे हमने ले ली वाष्प, जलवाष्प ले ली जिसके कारण यह अभिक्रिया होने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि कब तक होगी अभिक्रिया। इसके लिए हम देख लेते हैं अभिक्रिया A+B। ठीक है, और ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अग्र और पश्चिम दिशा में अभिक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया हो रही है यानी कि इसमें Lg का मान नेगेटिव है। ठीक है, और निश्चित वेग से हो रही है। जो हमारा तीसरा बिंदु कब तक होगी वो देखना है। तो देखो, कोई भी अभिक्रिया होती है तो एक निश्चित समय तक चलती है, फिर वो साम्य अवस्था में आ जाती है। ठीक है, यानी कि पहले A और B किस में बदल गए, C और D में बदल गए, फिर C और D A और B में बदल गए, एक साम्य स्थापित हो गया। यानी कि अभिकारकों का वेग और उत्पादों का वेग क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या कि जो अग्र अभिक्रिया ये हो गई अग्र अभिक्रिया और ये हो गई पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बराबर हो गया। माना अग्र अभिक्रिया वेग है RF और पश्च अभिक्रिया है RB। तो यहाँ पर साम्य अवस्था में क्या होता है, RF और RB का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब ये साम्य अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, हम इसको ग्राफ में देखें। ये हम ग्राफ में देखते हैं, इधर तो लेते हैं हम अभिक्रिया का वेग और इधर लेते हैं समय। ठीक है, अब देखो, पहले अग्र अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि A और B जो अभिकारक है वो C और D में बदल गए, यह है अग्र अभिक्रिया। उस समय अभिक्रिया का वेग ये था। ठीक है, C और D A और B में बदल गए, पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया का वेग ये वाला हो गया। ठीक है, दोनों वेग क्या हो गए, बराबर हो गए। जिस बिंदु को बराबर हो गए तो वहां पर साम्य अवस्था हो गई, साम्य अवस्था आ गई। ठीक है, ये आगे T टाइम पर यहाँ पर अभिक्रिया हुई थी A+B और किधर गई, C और D बना लिया, यानी ये होगी अग्र अभिक्रिया। इस समय अभिक्रिया वेग RF। यहाँ की बात करें तो ये थी अभिक्रिया C और D और A और B में बदल गया, तो ये थी पश्च अभिक्रिया।
और यहाँ पर वेग था r। देखो दोनों वेग इस बिंदु पर आगे से बराबर हो गए तो साम्य अवस्था आ गई और उस समय ताप इतना था। अब हम आगे की चर्चा करें, जो मेन चर्चा हो रही है कि उत्प्रेरक जब हम ले इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक ले तो क्या होगा। तो हम बात करते हैं उत्प्रेरक। जैसे इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक डालते हैं तो क्या होने वाला है उस पर चर्चा है। जैसे हम उत्प्रेरक डालते हैं तो अग्र अभिक्रिया भी प्रभावित होती है और पश्चात अभिक्रिया भी प्रभावित होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अग्र अभिक्रिया ही प्रभावित हो, सिर्फ पश्चात अभिक्रिया नहीं हो। ठीक है, उत्प्रेरक क्या करता है कि अग्र अभिक्रिया को भी प्रभावित करता है और पश्चात अभिक्रिया को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यानी अग्र अभिक्रिया भी तेजी से होने लग जाती है और पश्चात अभिक्रिया भी तेजी से होने लग जाती है। जब तेजी से होने लग जाती है तो साम्य अवस्था भी जल्दी आ जाएगी, तो साम्य अवस्था भी जल्दी आ जाएगी और यहाँ पर ना तो सांद्रता में परिवर्तन होएगा। साम्य अवस्था जल्दी आ गई तो साम्य अवस्था जल्दी आने से सांद्रता भी नहीं बदलती। बदला तो क्या है, सिर्फ वेग बदल गया, RF और RP का वेग बदल गया, यानी दोनों का वेग बराबर मात्रा में बढ़ गया। जितनी मात्रा में वेग इधर बढ़ा था उतनी ही मात्रा में वेग पश्चात अभिक्रिया के लिए भी बढ़ेगा, दोनों में समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है और वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो समान रूप से बढ़ता है, दोनों दिशाओं में समान रूप से वेग बढ़ता है, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसको देखते हैं कि उत्प्रेरक जब डालते हैं तो अग्र पश्चात अभिक्रिया का वेग जल्दी हो जाता है, तीव्र हो जाती है अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से ग्राफ होगा और देखो साम्य अवस्था क्या आ गई, पहले प्राप्त हो गई, TC पर ही प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई है। ठीक है, उत्प्रेरक ने क्या कर दिया कि साम्य अवस्था को पहले ला दिया, यानी साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो गई। पहले T समय पर स्थापित हो रही, अब TC समय पर स्थापित हो गई, जल्दी स्थापित हो गई। तो उत्प्रेरक ने क्या करा, अभिक्रिया को तीव्र कर दिया, वो भी अग्र और पश्चात दोनों अभिक्रियाओं को साथ में। ठीक है, तो देखो हमने उत्प्रेरक के कारण क्या हुआ, साम्य अवस्था क्या हो गई, जल्दी आ गई, साम्य अवस्था जल्दी आ गई, साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि अग्र और पश्चात दोनों अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है, यानी कि अग्र अभिक्रिया व पश्चात अभिक्रिया का वेग समान रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर साम्य स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है। साम्य स्थिरांक क्या रहता है, अपरिवर्तित। साम्य स्थिरांक क्या होता है, देखो वो देखते हैं। अभी हम इस अग्र अभिक्रिया के लिए क्या देखते हैं, अग्र अभिक्रिया के लिए क्या देखें, द्रव्यमान अनुपाती नियम के अनुसार, द्रव्यमान क्रिया अनुपात नियम के अनुसार हम देखें कि अग्र अभिक्रिया के लिए वेग क्या होगा। तो वेग यानी कि RF कितना होगा, K1, K की सांद्रता और B की सांद्रता। इसी प्रकार पश्चात अभिक्रिया के लिए वेग क्या होगा, K2, C, D की सांद्रता की। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो है वेग स्थिरांक, ये है हमारे पास वेग स्थिरांक। जब हम इन स्थिरांकों का अनुपात निकालते हैं तो एक स्थिरांक आता है, वो होता है साम्य स्थिरांक। तो ये कह रहा है कि साम्य स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है। देखो हमने
यहाँ पर वेग स्थिरांक नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि सांद्रता भी नहीं बदलती। ठीक है, और वेग अगर बढ़ता है तो समान मात्रा में वेग बढ़ता है। तो यहाँ की बात कर रहे हूँ कि साम्य स्थिरांक ये बदले नहीं तो ये भी नहीं बदलेगा, तो साम्य स्थिरांक क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। साम्य स्थिरांक क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो हमने देखा कि जो उत्प्रेरक होता है वो साम्य स्थापित शीघ्रता से कर देता है। ठीक है, क्योंकि अग्र अभिक्रिया और पश्चात अभिक्रिया के दोनों को वेग समान रूप से बढ़ जाते हैं, जिससे शीघ्र स्थापित हो जाता है। और यहाँ पर साम्य स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है और न ही इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन आता है। अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसको हमने ग्राफ के माध्यम से भी देखा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा गुण। पहला गुण तो था अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। ठीक है, सिर्फ अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता। दूसरा हमने देखा कि अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उत्प्रेरक हम लेते हैं तो साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। ठीक है, जल्दी स्थापित कर देता है। उत्प्रेरक क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, शीघ्र साम्यावस्था ला देता है। और दूसरा क्या कर रहा है कि साम्यावस्था जल्दी क्या होगी? अग्र अभिक्रिया पश्चात अभिक्रिया दोनों को समान मात्रा में बढ़ाता है। ठीक है, ऐसा नहीं एक को तेज कर देगा एक को धीरे, ऐसा नहीं, समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, और साम्य स्थिरांक क्या रहता है? अपरिवर्तित है। ठीक है, साम्य स्थिरांक क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि सांद्रता बदली नहीं। ठीक है, और वेग भी दोनों में क्या हुआ? समान रूप से बढ़ा है। ये हुई बात दो गुणों की उत्प्रेरक की, कि उत्प्रेरक में अभिक्रिया में क्या रोल होता है। उत्प्रेरक के अगले गुण की चर्चा करते हैं। देखो, अभी हमने देखा उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उत्प्रेरक जब हम डालते हैं तो ये क्या इसका खुद का स्वयं का संगठन भी क्या परिवर्तित होता है या नहीं होता? यानी कि हमने देखो एक अभिक्रिया देखी, पोटेशियम क्लोराइड में हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न होने लग जाती है और यहाँ बनता है KCl और O2। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो डाला है क्या उसका संगठन प्रभावित होता है क्या, उसे देखना है। देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड का संगठन प्रभावित नहीं होता। जिस अवस्था या जिस रासायनिक संगठन के रूप में हम कोई उत्प्रेरक डालते हैं उसका रासायनिक संगठन वही रहता है, नहीं बदलता। और अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, उसी रूप में। ठीक है, तो हमने जो अगला गुण उत्प्रेरक क्या होते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेते हैं मगर स्वयं का रासायनिक संगठन बिना परिवर्तित किए। ठीक है, तो उत्प्रेरक बिना रासायनिक संगठन परिवर्तित किए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। खुद के रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता। मगर देखो, रासायनिक संगठन में तो बदलाव नहीं आता मगर कभी कभी भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ गया, रंग में आ गया। ठीक है, तो इन भौतिक अवस्था, रंग, आकार, इनमें परिवर्तन आ जाता है मगर रासायनिक संगठन वैसा कि वैसा रहता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन आ सकते हैं उत्प्रेरक। जैसे अभी यहाँ पर बात कर रहे थे तो यहाँ पर ये MnO2 था क्रिस्टलेटोस में। ठीक है, मगर अभिक्रिया के बाद ये उत्प्रेरक पाउडर फॉर्म में प्राप्त होता है। अभिक्रिया के बाद ये किसमें? पाउडर फॉर्म में, पाउडर अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यानी पिसा हुआ अवस्था में प्राप्त हो रहा है, पहले क्रिस्टलीय अवस्था में था, पाउडर अवस्था में प्राप्त होगी। तो अवस्था तो बदल सकती है मगर रासायनिक संगठन नहीं बदलता। यानी कि MnO2 अभी MnO2 ही है।
रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आया। तो एक बिंदु तो हमने देखा कि उत्प्रेरक बिना रासायनिक संगठन के ही अभिक्रिया पे वेग को प्रभावित कर देता है। दूसरी चीज अभी हमने बताया कि अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक शेष बचे रहते हैं, वह अभिक्रिया में सिर्फ गति को बढ़ाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते कि इस इन्हीं में कहीं उत्पादों में जुड़ जाए। देखेंगे कैसे। हम लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में, और यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। हमने सल्फर डाइऑक्साइड ली, उसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। अब देखो इसके 2 चरणों में संपन्न होती है। कैसे? सबसे पहले जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो यहाँ पर क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो SO2 है वो NO2 के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और यहाँ पर बना लेती है SO3 और वापस क्या प्राप्त हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। देखो प्रारंभ में भी नाइट्रिक ऑक्साइड लिए थे और अभिक्रिया के बाद भी नाइट्रिक ऑक्साइड बच गया। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग तो लेता है मगर बिना अपने रासायनिक संगठन परिवर्तित किए उन्हें प्राप्त भी हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ पर तो हम देखें कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद उसी रूप में उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, यानी कोई संगठन उसका परिवर्तन नहीं हुआ। अगले गुण की चर्चा करें, मात्रा पर चलते हैं कि कितनी मात्रा में लेना पड़ेगा उत्प्रेरक को। जितना अभिकारक लेते हैं उतनी मात्रा में उत्प्रेरक लेना पड़ता है या कुछ और। तो यहाँ पर देखो उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक पड़ती है। सूक्ष्म मात्राएं क्या कर देती है? अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है। सूक्ष्म मात्राएं अभिक्रिया को क्या कर देती है? उत्प्रेरित कर देती है। ऐसा नहीं कि ज्यादा बराबर मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हम लेते हैं 10 की पावर 9 लीटर। इसका हमें कराना ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण कराने के लिए इस अभिक्रिया में हम लेते हैं उत्प्रेरक कॉपर, जिसके कारण अभिक्रिया तीव्र गति से होगी और सोडियम बाई सल्फेट हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पर कॉपर कितनी मात्रा में है। अगर हम 10 की पावर 9 लीटर ये लेते हैं तो ये कॉपर कितना? 1 ग्राम ही आवश्यक है। सिर्फ 1 ग्राम कॉपर इसको ऑक्सीकृत कर देता है, कराने में सहायक होता है, तीव्र गति से संपन्न हो जाएगी अभिक्रिया। तो हमने देखा कि अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। अगले गुण की चर्चा करते हैं। देखो उत्प्रेरक होता है जो एक निश्चित ताप पर ही कार्य करता है, ठीक है। एक निश्चित ताप पर वह अति क्रियाशील होता है और अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है। तो निश्चित ताप पर क्रियाशील होता है। निश्चित ताप पर क्या होता है? क्रियाशील होता है। अगले गुण की बात करें, अभी हमने चर्चा कर रहे हैं बार बार में कि अभिक्रिया को प्रभावित करता है, अभिक्रिया गति को प्रभावित करता है, कि अभिक्रिया को तेज कर देता है या धीमा कर देता है। मगर इसका कारण क्या है?
किस कारण से अभिक्रिया का वेग घट जाता है या बढ़ जाता है। तो मुख्य कारण पे आते हैं। देखो इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। हम लेते हैं इधर ऊर्जा और इधर लेते हैं अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, इधर ले रहे हैं अभिक्रिया वेग, इधर ले रहे हैं ऊर्जा। ए और बी, सपोज कोई रिएक्शन की चर्चा कर लेते हैं। हम ले रहे हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कराना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए हम ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर यह दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा पर क्या होती है, संक्रमण अवस्था रहती है। संक्रमण अवस्था के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, H2O प्लस O2। ठीक है, हमने देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा दहलीज ऊर्जा पर जाते ही फिर अचानक से कम होने लग जाती है और उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यानी कि कोई भी अभिकारक उत्पाद का बनाता है वह जब दहलीज ऊर्जा को पार कर जाए तब जाके ये उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब दहलीज ऊर्जा तक जाने के लिए इसको चाहिए सक्रियण ऊर्जा। क्या चाहिए, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, दहलीज ऊर्जा तक ले जाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए उसे, और वह अतिरिक्त ऊर्जा कौन प्रदान करता है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा इन अभिकारकों को दहलीज ऊर्जा तक ले जाता है जिससे वो क्या प्राप्त हो जाती है, उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अगर हम इस अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया थी हमारे पास H2O2 का अपघटन कराते हैं तो H2O प्लस O2 प्राप्त होता है। ठीक है, इस समय अभिक्रिया उच्च ताप पर या धीरे हो रही थी। देखो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान कितना होता है, जब हम बिना उपकरण की उपस्थिति में देखें तो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान होता है 76 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक उपयोग में लेते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक लेते हैं जिससे ये अभिक्रिया और तीव्रता संपन्न हो जाती है। पहले धीमी गति से थी, अब और तीव्र गति से होने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ, जैसे हम उत्प्रेरक लेते हैं, उत्प्रेरक ने क्या करा कि सक्रिय ऊर्जा में कमी ला दी। क्या कर दी, सक्रिय ऊर्जा में कमी ला दी। पहले सक्रिय ऊर्जा 76 किलो जूल प्रति मोल थी और अब देखो सक्रिय ऊर्जा कितनी रहने वाली है, अब इसकी 57 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा क्या आ गई, कम हो गई। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा जिससे कम होती है तो अभिक्रिया की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उत्प्रेरक अपनी भूमिका निभा देता है। तो हमने देखा सक्रिय ऊर्जा में कमी से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, सक्रिय ऊर्जा में कमी से अभिक्रिया की गति बढ़ती है जिससे तीव्र संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि प्लेटिनम के कारण ये यहाँ से की दहलीज ऊर्जा तक वाली ऊर्जा कहाँ गई, तो देखो यहाँ वाली जो ऊर्जा है वो उसको प्लेटिनम जब या उत्प्रेरक पर जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अधिशोषित होता है उस दौरान उसे अतिरिक्त ऊर्जा, ये वाली अतिरिक्त ऊर्जा भी मिल जाती है जिससे वो तुरंत उत्पाद बना लेता है, यानी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो हम अगला गुण है उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। क्योंकि सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है,
हमने देखा अगर अभिक्रिया वेग बढ़ रहा है तो सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। इसका उल्टा कुछ उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देंगे। सक्रिय ऊर्जा बढ़ने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है पहले की तुलना में। तो अभिकारक क्या करते हैं, अगर अभिक्रिया वेग को बढ़ा रहे हैं तो सक्रिय ऊर्जा में कमी करते हैं, अगर अभिक्रिया वेग को घटाते हैं तो सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से अगला गुण यह प्राप्त होता है। ठीक है, अगले गुण पे चलते हैं। उत्प्रेरक होते हैं वो एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही होते हैं। वो एक अभिक्रिया में एक ही प्रकार का उत्प्रेरक भाग लेता है। ठीक है, उस अभिक्रिया में अगर कोई दूसरा उत्प्रेरक ले लेते हैं तो क्या होता है, वह अभिक्रिया दूसरी तरीके से होने लग जाती है, यानी कि दूसरा ही अभिक्रिया होती है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक अति विशिष्ट होते हैं, यानी एक उत्प्रेरक एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, दूसरे अभिक्रिया को नहीं करेगा। देखिए जैसे एथेनॉल है, अगर एथेनॉल का उत्प्रेरण हम कराते हैं निकेल की उपस्थिति में तो ये अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। अगर एल्यूमिना लेते हैं तब तो एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर C2H4 एथिलीन प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है। यहाँ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो हमने देखा कि उत्प्रेरक अति विशिष्ट, यानी कि एक उत्प्रेरक अगर चेंज कर दिया तो उत्पाद बदल गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक प्रकार का उत्प्रेरक एक ही प्रकार की अभिक्रिया के लिए काम में आता है। ठीक है, अगर दूसरी अभिक्रिया वही उत्पाद प्राप्त करना और दूसरा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। अगले गुण की चर्चा करते हैं। कुछ बाह्य कारक ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक के साथ काम में लिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक के गुणों में बदलाव ला देते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया में बदलाव करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया में बदलाव करते हैं, मगर अब जो बाह्य कारक ले रहे हैं वो उत्प्रेरक में बदलाव करेंगे जिससे उत्प्रेरक के गुणधर्मों में बदलाव आ जाता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक है, संतुलित कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा चाहिए, हम यहाँ पर उत्प्रेरक लेते हैं आयरन। आयरन यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक। इसने अभिक्रिया को तीव्रता से संपन्न कर दिया। ठीक है, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो यहाँ पर उत्प्रेरक आयरन है जो अभिक्रिया गति को तीव्र करता है। अगर हम इसके साथ एक और कारक बाह्य कारक ले, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा, या फिर हम इसी अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड के स्थान पर मोलिब्डेनम ले ले तो क्या होगा। देखो हम उत्प्रेरक के साथ अन्य पदार्थ भी ले रहे हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो अभिक्रिया में क्या होता है, कमी आ जाती है, अभिक्रिया की गति कमी हो जाती है। और मोलिब्डेनम लेते हैं तो तीव्र हो जाती है अभिक्रिया, यहाँ धीमी हो गई और यहाँ तीव्र हो गई। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण अभिक्रिया में धीमापन आ गया और मोलिब्डेनम के कारण तीव्र गति हो गई। ऐसा कैसे संभव हुआ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उत्प्रेरक को प्रभावित करता है। इसने क्या करा, कार्बन मोनोऑक्साइड ने आयरन के गुणधर्मों में बदलाव कर दिया, जिससे क्या हुआ, अभिक्रिया में क्या आ गई, गति परिवर्तित हो गई, धीमी हो गई। यहाँ पर भी मोलिब्डेनम ने आयरन के गुणों को प्रभावित किया
और इसके गुणधर्मों को बढ़ा दिया। मॉडर्न विलंब ने यहाँ पर क्या किया, आयरन के गुणधर्मों को बढ़ा दिया, जिससे उत्प्रेरक की गति बढ़ गई, अभिक्रिया की गति बढ़ गई। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तो कार्य करता है उत्प्रेरक विष का, और यहाँ मॉडर्न विलंब कार्य करता है, वो करता है उत्प्रेरक वर्धक का। तो उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक के गुणधर्मों को घटा दे। जो उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक के गुणधर्मों में कमी कर दे, वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। और उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक के गुणधर्मों में वृद्धि कर दे, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो हमने देखा कि उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, और देखा हमने उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। इधर उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। आया समझ में।